guys, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. So नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? जैसा कि आपको याद है कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी होती कैसी है. ठीक है, उसमें कितनी लेयर प्रेजेंट थी ये भी हमने देख लिया था. उन लेयर के फंक्शंस क्या थे ये देखे थे. वो फंक्शंस कैसे हो रहे थे ये भी सारी चीज़ हमने देख ली थी. आई होप कि आपको ये सब याद होगा. नाउ अब हम आज से स्टार्ट करेंगे अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टमक. ओके, तो आइए हम डाल लेते हैं स्टमक. ठीक है, तो आपने जैसा कि मैं समझ सकती हूँ कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा. तो उसमें हमारी ईसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट होता है. ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्टमक के सिक्रीशन, इस स्टमक में जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ये सारी देखेंगे. उसका सिक्रीशन कैसे होता है, किस सिक्रीशन से क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो आइए पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं. अगर जिसने नहीं देखा हो तो उसे पता चल जाएगा कि स्टमक की प्रोजेक्शन आखिर बॉडी में होती कहाँ है. ठीक है, आइए हम बनाएंगे ये एक ह्यूमन बॉडी. ओके, ठीक है. स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? बकल कैविटी से. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमने बकल कैविटी भी पढ़ा था. तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग माउथ से होती है. वो माउथ की ओपनिंग जहाँ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये होल, इसे बोलते हैं बकल कैविटी. बकल कैविटी का एक पाइप निकल के जाता है यहाँ से, एंड यहाँ से हमारी नेजल कैविटी स्टार्ट होती है. ये भी हमने देखा था. आई होप यू रिमेम्बर. एंड ये जंक्शन जहाँ पर ये दोनों एक अटैच्ड हो रहे थे इसका भी हमने नाम दिया था. तो इन्हें हमने क्या नाम दिया था? नोस्ट्रल. एंड दिस इज अ नेजल कैविटी. नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी जहाँ कनेक्ट हो जाती हैं उसको हमने क्या नाम दिया था? कॉमन पेसेज या पाथ फूड एंड एयर. क्या था आपको याद होगा? फेरिंग्स. ठीक है, क्या था? सॉरी, ये यहां से जहां पर फूड का एंड एयर का कॉमन पेसेज हो गया था या पाथ हो गया था, इसे हमने नाम दिया था फेरिंग्स. ओके, इसके बाद ये फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी. याद है आपको? जिन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस पार्ट में डिवाइड हुई थी इसे नाम दिया था हमने ईसोफेगस. एंड आगे वाला इसे हमने क्या नाम दिया था? कार्डी, नहीं सॉरी, ट्रैकिया. ट्रैकिया. ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया वाला सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ होता है ये भी हम बात कर चुके थे. ये जहाँ पर हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये हमारा ट्रैकिया है. ठीक है, ट्रैकिया आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. आइए हम इसे यहाँ पर अच्छे से बना लेते हैं. मान लीजिए ये ट्रैकिया है एंड ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. इसकी ब्रांच निकल रही थी जो कहाँ पर कनेक्ट हो रही थी? लंग्स में. ओके, लंग्स में भी इसकी ब्रांचेस हो रहे थे. कई सारे ब्रांचेस हो रहे थे, प्राइमरी, टर्सरी के नाम से जान रहे थे हम. एल्वुलाई थी ये, याद है आपको? प्राइमरी एल्वुलाई, सेकेंडरी एल्वुलाई, एल्वुलस. ओके, अब डाइजेस्टिव से ये तो हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन हो गया. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा था? एक सोलर सा मोटा सा पार्ट जो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मोटा पार्ट होता है, सबसे बड़ा. इसी को हमने नाम दिया था स्टोमच.
तो अब आपको कुछ याद आ रहा है कि स्टमच की प्रोजेक्शन कहाँ होती है? इसोफेगस के बाद। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था लोब लाइक, इसे हमने क्या नाम दिया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद आ गया आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमने पार्ट्स पढ़े थे। तो ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ हमारे ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स बोलते हैं। यहाँ एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीवर बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले तो देखेंगे स्टमक, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिवर एंड देन पैनक्रियास। ओके, तो आइए हम आपने ये देख लिया कि स्टमक का प्रोजेक्शन क्या होता है। तो अब हम ये देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। अभी तो स्टमक इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन रियलिटी उसकी क्या है? ये है तो एक एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होती हैं जिन्हें हमने पढ़ा है। सबसे इंटरनल लेयर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन मस्क्यूलरिस जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड मस्कुलर मसल्स थे, और लास्ट में सिरोसा। सेम इसमें होंगी स्टमक में, बट स्टमक में डिफरेंट रहेगा। अब वो डिफरेंट क्या है तो आइए हम देख लेते हैं। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पुनः रिमेंबर हो चुका है। ठीक है, आइए हम देखेंगे अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये तो कलर बहुत लाइट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। आइए, तो हमने अभी स्टमक को कैसा देखा है? ईसोफेगस, देन ईसोफेगस के बाद एक सोलर सा मोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हमने नाम दिया स्टमक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टमच। ठीक है, अब अपन पार्ट ऑफ स्टमक देखेंगे। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं उनके नाम याद करना है सबसे पहले हमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ईसोफेगस इंटर कर रहा है स्टमक से, तो यहाँ पर टिश्यू कलेक्ट होकर, टिश्यू तो आप जानते हैं ना, बहुत सारे टिश्यू कलेक्ट होकर एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस टाइप का। जैसे रबर बैंड होता है ना चोटी में, सेम वैसे ही रबर बैंड की तरह ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे जहाँ भी रबर बैंड या टिश्यू कलेक्ट होकर एक मोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम क्या नाम देंगे? स्फिंक्टर। ठीक है, अब ये कौन सा स्फिंक्टर है? इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर। ओके, अच्छा, इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ पर होती है? इसोफेगस के बाद। ठीक है, और गैस्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार जब फूड हम इंटर कर जाता है हमारा फूड स्टमक में, तो उसके बाद हमें जरूर लगता है कि खाना ऊपर आ रहा है, ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये रेयर कंडीशन होता है जब हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि स्टमक का साइज नहीं होता और उतना और उससे ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन नॉर्मली तो हम कम खाते हैं, लेकिन किसी किसी के संग ये प्रॉब्लम होता है कि खाना खाया थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा लगता है खाना ऊपर आ रहा है। वो क्यों होता है कि यहाँ से जब फूड जाता है बहुत एसिडिक हो जाता है, थोड़ा बहुत भी एसिड यहाँ पर रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर हमें जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? जलन। अब रियलिटी में तो जलन यहाँ पर होती है, लेकिन हमें लगता है कि जलन यहाँ हो रही है। और ये क्या करता है? एक गेट की तरह होता है। एक बार फूड इसकी, मान लीजिए ये रबर बैंड है, एक बार फूड इसके अंदर इंटर ऐसे कर गया, उसके बाद ये बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब एक रबर या गेट की तरह वर्क करेगा। तो ये चीज़ समझ में आई। तो इसे हमने क्या नाम दिया? गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर।
ठीक है। देन इसके बाद स्टमक का ये पोर्शन, ये जो दिख रहा है जस्ट बाद स्टार्ट होता है स्फिंक्टर के, मतलब ये क्वेश्चन आपके यहाँ आता है कि इसोफेगस स्टमक में जहाँ इंटर करता है उस पार्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा कार्डिया। कार्डिया, ठीक है, तो दिस इज अ कार्डिया। देन ये इस साइड जो स्ट्रक्चर मोटा सा दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं, ये तो हमारी बॉडी है, एंड दिस इज अ पाइलोरिक, ठीक है, और इसको हमने नाम दिया था क्या, ठीक है। अच्छा ये देखिए आप, कार्डियक हम इसे क्यों बोलते हैं, ये सोचा है कभी? अच्छा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के पास हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट जिन मसल से मिलकर बनता है उसे कार्डिक मसल बोलते हैं, और ये एकदम कनेक्ट होता है हार्ट से, कनेक्ट मतलब इसके पास होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम कार्डिया, ठीक है। तो अब जब भी हमें खाने के बाद जलन होती है, तो जलन तो हमें कार्डिया में होती है, लेकिन हमें क्या लगता है हमारे दिल में जलन हो रही है, लेकिन वो दिल में जलन नहीं होती है, वो कार्डिया में, ठीक है। और इस रीजन को हम बोलते हैं फंडस, ये क्या है, फंडस। देन उसके बाद स्टार्ट होती है बॉडी, देन लास्ट में होती है पाइलोरिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक गेट बना था वैसा ही सेम यहाँ पर भी एक गेट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी एक बहुत सारी टिश्यू कलेक्ट होकर एक रबर वेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर। लेकिन ये कौन सा था, गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, सॉरी यहाँ एल है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब ये गेट होना जरूरी क्यों है, ये तो समझ में आता है कि एक बार स्टमक में खाना चला गया तो उसे बाहर नहीं आने देना है, इसलिए ये गेट लगा के रखा है, जैसे हम गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर बोल रहे हैं। लेकिन ये पाइलोरिक के बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्यों प्रेजेंट हुआ, बोलिए। वो इसीलिए प्रेजेंट हुआ कि जब भी हम खाना खाएंगे तो खाने को कुछ देर के लिए यहाँ रेस्ट करना होगा, और रेस्ट कब करेगा, जब हम यहाँ का दरवाजा लगा देंगे एंड यहाँ का लगा देंगे, तो अब ना वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे ना आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसे कुछ टाइम पीरियड के लिए फूड को यहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और ये कितने टाइम के लिए रहता है, 4 to 5 आवर्स, ठीक है, 4 to 5 आवर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहता है फूड। क्यों रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्रीशन हमारे स्टमक में होता है, जहाँ पर हमारा फूड केमिकली ब्रेक होता है। केमिकली ब्रेक होने के बाद फिर वो इंटेस्टाइन में इंटर करता है, देन इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद कुछ ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन कर देते हैं, और उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टिव फूड निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पर सिक्रीशन होगा स्टमक में, इसलिए फूड यहाँ पर कुछ देर रुकेगा, ठीक है। तो आइए अब हम, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे ये जो सिक्रीशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, जो फूड हमारा केमिकली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखना तो बहुत जरूरी है ना। तो आइए, ये तो आपने देख लिया स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें पार्ट आता है, ऊपर गेट बना रहता है जिसे हमने बोलते हैं रबर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर। देन उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जो हार्ट के बहुत क्लोज होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कार्डिया। और ये जो साइड में मोटा सा मसल्स होता है इसे बोलते हैं फंडस। फंडस के बाद आती है बॉडी, बॉडी के बाद पाइलोरिक, एंड जहाँ वो गेट समाप्त हो जाता है, एग्जिट गेट होता है बाहर निकलने का फूड का, उसको हमने नाम दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आइए अब हम देख लेते हैं सिक्रीशन ऑफ स्टमक, ठीक है, मतलब इसमें किस चीज का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन से क्या होता है, फूड में क्या चेंजेस आ जाते हैं, केमिकली ब्रेक होता है तो कैसे होता है, तो ये आपको नहीं पता होगा। तो आइए अब हम देखेंगे। आई होप कि आपको स्टमक के पार्ट्स याद हो गए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुए हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, हो जाएंगे। आपको डायग्राम साथ में बनाना है,
नाम याद करने हैं और बोलना है हमें। जब आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बोलिए। पहले स्टमक का फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, जहाँ से इसोफेगस जहाँ एंटर कर रहा था स्टमक में, उस मोटे से रीजन को हमने क्या नाम दिया था? उसे नाम दिया था हमने गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर। ठीक है, देन उसके बाद जहाँ इसोफेगस एंटर कर रहा था स्टमक में, उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? कार्डिया। कार्डिया के बाद हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा था? जो स्टमक में यहाँ इस साइड प्रेजेंट था, इसे हमने नाम दिया था फंडस। फंडस के बाद आती है बॉडी, देन लास्ट में पाइलोरिक। पाइलोरिक के बाद जहाँ पर गेट समाप्त होता है स्टमक का, इसे हमने क्या नाम दिया था? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम देख लेंगे सिक्रीशन। ठीक है, अब क्या आपने जैसा स्टमक देखा है, क्या वो वैसा ही होता है? एकदम प्लेन सा, मोटा सा, चिकना चिकना सा। अंदर से उसमें कुछ तो होगा डिफरेंट, जिसके कारण उसमें क्या एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमने बनाया है स्टमक, ये इसके ऊपर की वॉल रहेगी। ठीक है, अब आपने सोचा होगा कि मैम ने यहाँ पर ये क्यों बना के रखे हैं गैप। ठीक है, तो ये जो गैप है, इस टाइप के स्टमक में बहुत सारे गैप होते हैं। गैप मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? एक गड्ढे की तरह हमें दिखाई देगा ये। अब इन गड्ढों को हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलते हैं हम गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, अब आपने ये देखा, हमने एलिमेंट्री कैनाल जब देखी थी, तो ये जो होल पाइप है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का, इसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हम बोलते थे ल्यूमेन। याद है ये आपको? ये ल्यूमेन था। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर हो रही थी? पहली थी म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस एंड उसके बाद थी सिरोसा। ये 4 लेयर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मली तो एलिमेंट्री कैनाल हमें 4 लेयर से दिखाई दे रही थी, और जब हम स्टमक में इंटर करते हैं तो हमारा स्टमक अंदर से फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम प्लेन नहीं होता कांच की तरह, उसमें फोल्ड होते हैं। ठीक है, इस टाइप से पूरे स्टमक में क्या रहेंगे? फोल्ड। ठीक है, और इन फोल्ड में ही क्या होंगे? पिट्स, गैस्ट्रिक पिट्स। तो इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? रूगे। याद रखना है आपको, स्टमक में जो फोल्ड होंगे उन्हें रूगे बोलेंगे, और यही फोल्ड इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम विलाई बोलेंगे। तो आपको डिफरेंस रखना है, ऐसा नहीं कि स्टमक में विलाई, नो, स्टमक में होंगे रूगे एंड इंटेस्टाइन में होंगे विलाई। ठीक है, तो ये रूगे हो गए। अब हम देख लेते हैं ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो क्या करते हैं। अब जो गड्ढे हैं वो ऐसे तो है नहीं कि नॉर्मल सिर्फ इतना गड्ढा है, इसमें तो खाना आएगा और सीधे नीचे चला जाएगा, ये तो गलत चीज हो गई है ना। तो इसलिए ये एक थैली जैसा होगा, मतलब इसे हम बोलेंगे ग्लैंड। क्या नाम देंगे हम इन्हें? ग्लैंड। अब ये गड्ढे क्यों थे जिन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स बोल रहे थे? वो इसलिए थे क्योंकि ये ओपन हो रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है, तो जो ये ग्लैंड थे इनको हम कौन सा ग्लैंड बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये चीज समझ में आई? ये गैस्ट्रिक पिट्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है सिक्रीशन में। ठीक है, सिर्फ हमने स्टमक बनाया है, उसमें जो फूल टाइप स्ट्रक्चर था इसे हमने नाम रूगे दिया है, एंड यहाँ पर ये जो गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमने गैस्ट्रिक पिट्स नाम दिया है, और जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नाम दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात करी है। अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पर होंगे कुछ सेल्स प्रेजेंट जो करेंगे सिक्रीशन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना है। अब ये ग्लैंड जो बनाए हैं आपको पता है ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं ना, तो यहाँ पर भी सिक्रीशन होगा स्टमक में, इसी के थ्रू सिक्रीशन होगा। तो आइए, यहाँ पर कुछ सेल्स रहेंगी जिनके कारण सिक्रीशन होगा। कुछ सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पिट्स के पास यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। ये कहाँ पर पड़ी है? नेक पर। कहाँ पर? ये नेक पर। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम नाम देंगे, जो नेक पर पड़ी हुई है सेल,
इन्हें हम देंगे म्यूकस नेक सेल। ठीक है, अब इन्हें म्यूकस नेक सेल क्यों बोला जा रहा है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नेक पर पड़ी हुई सेल हैं उन्हें हम म्यूकस नेक सेल क्यों बोल रहे हैं? म्यूकस का मतलब क्या होता है? म्यूकस जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है ताकि फूड इजीली जा सके, ट्रांसफर हो सके। ठीक है, इसलिए म्यूकस नेक सेल का क्या काम है? ये स्टमक में क्या करेंगी? म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी। क्या करेंगी? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, अब ये म्यूकस का जब सिक्रीशन करेंगी तो स्टमक में क्या रहेगा? ये एक लेयर रहेगी, किसकी? म्यूकस की। म्यूकस की लेयर रहेगी तभी तो हमारी स्टमक की बॉल प्रोटेक्ट रहेगी, अदरवाइज ये जल जाएगी। कैसे जल जाएगी? क्योंकि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें एक टाइप का सेल नहीं है कि म्यूकस नेक सेल है ओनली, इसमें ढेर सारे सेल हैं। वो सेल खतरनाक से एंजाइम सिक्रीट करते हैं। आपने सुना होगा स्टमक में HCl होता है और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो HCl होता है वो कितना खतरनाक होता है, अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए तो वो जला देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नेक्स्ट ग्लैंड में ऐसे सेल्स होंगे जो HCl को सिक्रीट कर रहे होंगे, तो जब HCl यहाँ से सिक्रीट होगा और म्यूकस यहाँ पे एब्सेंट होगा तो क्या होगा? इस कंडीशन में हमारी स्टमक की बॉल जल जाएगी। उसके जल जाने से क्या होगा? हमें अल्सर बन जाएंगे। ये चीज समझ में आई? इसलिए म्यूकस नेक सेल का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये म्यूकस को सिक्रीट करेगा ताकि म्यूकस की लेयर स्टमक में प्रेजेंट रहे। देन अब यहाँ पर कुछ सेल इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, बड़े बड़े से। मैंने पूरा ब्लैक बना दिया ताकि आपको दिखे। ठीक है, इस टाइप से जो प्रेजेंट हैं ये थोड़े खतरनाक से सेल रहेंगे। ठीक है, अब ये खतरनाक से सेल क्या करेंगे? इनका ये एक या दो नहीं होते, ये रैंडमली कहीं भी बहुत सारे पड़े हुए होते हैं ग्लैंड्स में। इनको हम नाम देंगे ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। ठीक है, ऑक्स से आप इसे याद कर सकते हैं। ऑक्स कैसा होता है? कितना खतरनाक सा, रेड कलर को देख के एकदम पागलों की तरह से भूत चढ़ जाते हैं मारने के लिए, है ना? वैसे ऑक्जेंटिक सेल है, वो भी बहुत खतरनाक सेल है। ये क्या करता है? यही है वो जो सिक्रीट करता है किसको? HCl को। क्या करेगा ये? इसका सिक्रीशन क्या होगा? HCl को सिक्रीट करेगा। एंड एक और फैक्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये आपको दिख रहा है ना? अच्छा, नहीं दिख रहा होगा, ओके, मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ अच्छे से। तो ये जो सेल्स है ये क्या कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेंगे? इसे हम सेल को क्या बोल रहे थे? ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। और ये सिक्रीट क्या कर रहे थे? HCl, देन कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये ऑक्जेंटिक सेल है जिसे हम पेराइटल सेल भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। ये बड़ा खतरनाक होती है ये सेल। ठीक है, ये कौन सा एसिड रिलीज करती है? HCl एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, HCl तो आपने सुना है कि एसिएटिक एसिड होता है, ये हमारे फूड को केमिकली तोड़ता है। ठीक है, लेकिन ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब ये सेल तो होती है जिसे ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, और जो नेक पर पड़ी रहती हैं उन्हें म्यूकस नेक सेल बोलते हैं, जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। इसके बाद भी यहाँ पर एक अजीब सी सेल पड़ी हुई होती हैं। ये सेल क्या करती हैं? पहले तो हम इनका नाम देख लेंगे।
कि इन सेल्स का नाम आखिर है क्या। मैंने एक ही कलर से बना दिया, आपको डाउट समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये जो सेल हैं इन्हें हम बोलते हैं चीफ सेल। चीफ सेल। अच्छा, चीफ मतलब क्या होता है? चीफ मतलब जो मुख्य हो, इंपॉर्टेंट हो, जैसे चीफ मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम चीफ सेल जो होती है पूरी सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशन किसके कारण होते हैं? चीफ सेल के कारण। तो आपको याद रखना है, चीफ सेल क्या करेगी? एंजाइमेटिक सिक्रीशन करेगी। और ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगे? HCl को एंड कैस्टल इंजेक्टिव फैक्टर को, म्यूकस नेक सेल म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। ये करेंगे एंजाइमेटिक सिक्रीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अभी हमने क्या देखा? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल हमने सबसे पहले स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। स्टमक के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं ये चीज देख ली। ठीक है, उसमें रूगे भी हमें दिखाई दिए थे, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर में हमने उसके नाम याद कर लिए थे, क्या क्या थे ये अभी हम बात कर चुके हैं। देन स्टमक में हमने अब क्या पढ़ा है? सिक्रीशन। सिक्रीशन कैसे होता है? इसमें क्या क्या? ल्यूमेन तो होता है, और जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर था उसे हमने रूगे नाम दिया। ठीक है, अब इसमें गड्ढे जो होते हैं इन्हें हमने क्या नाम दिया? गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स कहाँ पर खुलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप के सेल्स हमें दिखाई दिए अभी तक, है ना? कौन कौन से? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की नेक पर पड़े हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोला है? म्यूकस नेक सेल। ये क्या करते हैं? रिलीज ऑफ म्यूकस, म्यूकस को रिलीज करते हैं। देन उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दूसरा सेल पड़ा रहता है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। इसे हम ऑक्स से याद कर सकते हैं। ऑक्जेंटिक सेल आखिर क्या करता है? ये HCl को सिक्रीट करता है एंड कैस्टल इंजेक्टिव फैक्टर को भी रिलीज करता है। नाउ फिर उसके बाद हमने कौन सी सेल देखी? चीफ सेल। चीफ सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, जो सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशन को करेगी। ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो चीफ सेल है वो कौन कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट कर रही है। HCl कर क्या रहा है? म्यूकस का, म्यूकस नेक सेल तो समझ में आ गया कि म्यूकस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे समझ में आ गया। चलो, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे स्टमक नहीं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये सेल हर कहीं प्रेजेंट होंगी। हर कहीं का मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये सेल म्यूकस को सिक्रीट करेंगी। और अब हमें पढ़ना है चीफ सेल का, कि चीफ सेल कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट कर रही हैं। देन ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल जो HCl को सिक्रीट कर रही है वो क्यों कर रही है? HCl के सिक्रीशन से आखिर हो क्या रहा है? तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तब हम क्या देख लेते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे हमने गैस्ट्रिक पिट्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हुई थी। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमें याद ही नहीं हुआ अभी। तो ये थी हमारी गैस्ट्रिक पिट्स एंड ये थी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि गैस सबसे पहले हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कितनी सेल्स देखी थी? 3 सेल्स। ठीक है, सॉरी 3। ठीक है, अब ये 3 सेल्स के नाम क्या क्या थे ये लिख लेते हैं। फर्स्ट सेल थी म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल। देन उसके बाद क्या थी हमारी? ऑक्जेंटिक सेल, या इसी को हमने क्या नाम दिया था? पैराइटल सेल।
ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल इसका नाम है। देन उसके बाद थी हमारी चीफ सेल। तो ये हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 सेल्स देखी थी, म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक सेल एंड चीफ सेल। म्यूकस नेक सेल क्या कर रही थी, नेक पे प्रेजेंट थी और रिलीज कर रही थी किसे, ऑफ म्यूकस। किसको रिलीज कर रही थी, म्यूकस को, ठीक है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस को रिलीज कर रही थी। अब ऑक्जेंटिक सेल किसको सिक्रीट कर रही थी, HCl एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल सिक्रीट कर रही थी। चीफ सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट थी सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो प्रेजेंट सेल थी उनमें से, ठीक है। तो अब ये चीफ सेल इंपॉर्टेंट है तो क्या करेगी, कौन सा एंजाइम सिक्रीट कर रही है, ऐसा जैसे हम इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। एक तो हमारा आपने नाम सुना होगा पेप्सिनोजेन, जो क्या है, एक अनएक्टिव एंजाइम है जो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन का नाम तो आपने बहुत पहले सुन लिया होगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, ये चीज समझ में आई। तो इसलिए इसे हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन बहुत जरूरी हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसे बोलेंगे पेप्सिनोजेन, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, पेप्सिनोजेन। सेकेंड क्या कर रही थी, सेकेंड ये हमारी बॉडी में सिक्रीट कर रही थी कौन सा एंजाइम, पेप्सिनोजेन तो एक हो गया, सेकेंड है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। सेकेंड कौन सा एंजाइम है हमारा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या कर रहा था, लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करेगा, लिपिड का। तो आपको ये पता चला कि हमारा लिपिड का ब्रेकडाउन भी कहाँ स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का तो स्टमक में होता है मान लिया चलो, क्योंकि स्टमक के सिक्रीशन में ही हो रहा है ना ये चीफ सेल से पेप्सिनोजेन का, लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज का भी हो रहा है। का मतलब ये कि स्टार्टिंग गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब लिपिड की ब्रेकडाउन की स्टार्टिंग हो जाती है हमारी स्टमक से, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, ब्रेकडाउन किसको करेगा, लिपिड को। अब लिपिड क्या है, कैसे ब्रेकडाउन करेगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। आइए हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा है एंजाइम रेनिन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेनिन में डबल एन है जो यहाँ पर सिक्रीट होगा, एक में एक एन है जिसे रेनिन जो हमारी किडनी वाले पूरे सिस्टम में है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। ये जो चीफ सेल है हमारा पेप्सिनोजेन को सिक्रीट कर रहा है एंड गैस्ट्रिक लाइपेज को एंड रेनिन को, ये तो 3 एंजाइम्स को, इसलिए इसे एंजाइमेटिक सेल्स या एंजाइम सेल या चीफ सेल मतलब इंपॉर्टेंट सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे इनके फंक्शंस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ लिए ना, उसमें हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स थे वो पढ़ लिए, उसका सिक्रीशन देख लिया। अभी सिक्रीशन करेगा क्या ये देख लेते हैं। आइए अब डाल लीजिए क्या, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स मतलब एंजाइम के फंक्शन, ठीक है। एंजाइम का क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम देख लेंगे ऑक्जेंटिक सेल से जो सिक्रीट हो रहा था कौन सा, पहला तो HCl, कौन सा HCl, देन उसके बाद कौन सा रिलीज हो रहा था, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर,
ठीक है। तो अभी चलो आपने HCl का नाम सुना है लेकिन कैस्टर इंट्रिंसिक का नहीं सुना, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे वर्क किसके, HCl के वर्क। पहला इसका क्या वर्क होगा HCl का। HCl क्या करता है, हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये ब्रेक डाउन कैसे करता है, ठीक है। तो चलो आपने ये देखा जो चीफ सेल है उनसे कौन सा एंजाइम फर्स्ट नंबर पे कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा था, पेप्सिनोजेन। कौन सा, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। ठीक है, ये क्या था, एक अनएक्टिव एंजाइम, अनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, जो पेप्सिनोजेन था वो अनएक्टिव एंजाइम था जो सिक्रीट हो रहा था चीफ सेल से। किससे, चीफ सेल से। ठीक है, और ये HCl क्या करता है, यहां पर आते हैं HCl जी। HCl का जैसे सिक्रीशन होता है और पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सीन में। किसमें, पेप्सीन। ये कैसा एंजाइम है, एक्टिव। कैसा है, एक्टिव। अच्छा ये बताइए, ये एक्टिव है और ये अनएक्टिव, मतलब जो ग्लैंड सेल हैं, ग्लैंड में जो सेल प्रेजेंट है जिस, और ये पेप्सिनोजेन कहाँ से सिक्रीट हो रहा था, चीफ सेल से। किससे, चीफ सेल से। तो चीफ सेल ने सिक्रीट किया पेप्सिनोजेन को, लेकिन चीफ सेल ने पेप्सिनोजेन को सिक्रीट तो किया, लेकिन ये तो एक अनएक्टिव एंजाइम है, इसे सिक्रीट करने की क्या जरूरत थी इसे, क्यों इसने अनएक्टिव किया, इसने एक्टिव क्यों नहीं कर दिया। एक्टिव मतलब जो फंक्शन वर्क करेगा, ये एक्टिव एंजाइम है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटोलाइटिक एंजाइम मतलब ये एक्टिव है और प्रोटोलाइटिक मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लेकिन जो चीफ सेल ने पेप्सिनोजेन को करा कर सिक्रीट, वो अनएक्टिव क्यों है, क्यों नहीं वो एक्टिव हो गया। ठीक है, ये चीज तो आपने सोची होगी। तो सुनिए, ये अनएक्टिव क्यों था, ये पूरी प्रोसेस हो रही है हमारी सेल के अंदर। किसके अंदर, सेल के। ठीक है, अब जब चीफ सेल क्या करेगी, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट तो करेगी, लेकिन अगर वो अनएक्टिव की जगह एक्टिव को कन्वर्ट कर देगी तो क्या होगा, एक्टिव मतलब जो डाइजेशन करे। अब वो जब वो डाइजेशन स्टार्ट करेगा तो वो तो सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब सेल को ही खा लेगा भाई, वो उसको ही तोड़ देगा। लेकिन हमें ये नहीं कर पाना है, समझ में आया, हमें सेल का डाइजेशन नहीं करना है, हमें प्रोटीन का डाइजेशन करना है। इसीलिए चीफ सेल ने पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया, जो अनएक्टिव मतलब रिलीज किया, जो अनएक्टिव एंजाइम था। तो अब जब ये सिक्रीट हो गया तो देखो सेल से बाहर निकला, इससे क्या हुआ, सेल बच गई मरने से। ठीक है, फिर HCl रिलीज हुआ, तो HCl का क्या फंक्शन था, इसने अनएक्टिव एंजाइम मतलब पेप्सिनोजेन को एक्टिव में कन्वर्ट किया, जिसे पेप्सिन बोल रहे थे, और ये एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम था। ये चीज समझ में आई। देन ये HCl का फर्स्ट फंक्शन है कि पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, कौन, HCl। ठीक है, दूसरा फंक्शन है ये क्या करेगा, किल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया को मारेगा। तीसरा फंक्शन, HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मारेगा। तीसरा फंक्शन हमारा क्या है, हम कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं जिसमें आयरन रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम पालक ही खाते हैं, तो जो आयरन होता है इन सब चीजों में वो Fe3+ के फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी बॉडी Fe3 को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए ये जो HCl होता है, कौन, HCl, वो क्या करता है, Fe3 को तोड़ देता है Fe2 में, और हमारी बॉडी में इसी का डाइजेशन होता है। ये चीज समझ में आई। तो HCl के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, मतलब HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में, और जब पेप्सिन में पेप्सिनोजेन कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, दूसरा ये बैक्टीरिया को मारेगा। HCl क्या करता है, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मार डालता है, अगर ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया हो जाएंगे ना बॉडी में, एंड देन ये Fe3 को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसका फंक्शन था हमारा, HCl का। ठीक है,
अब दूसरा जो फैक्टर रिलीज हो रहा था हमारा ऑक्जेंटिक सेल से, पहला तो HCl हो गया ऑक्जेंटिक सेल से, दूसरा था कैस्टल इंट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करता, मतलब कुछ तो करता है, ऐसी थोड़ी है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, अब बताइए खुद, ये हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, मतलब सिक्रीट हो रहा है। तो क्या जो चीज हमारी बॉडी में सिक्रीट होती है वो विटामिन हो सकती है? हो सकती है? नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सिक्रीट होता है, क्यों? ताकि ये कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। और ये क्या है, कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये एक विटामिन है, ठीक है। तो कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब विटामिन को लेने के लिए कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप ये मत कर देना कि कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, नो, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, किसको? कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में, जो एक विटामिन है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब सेकंड हमारा क्या था, हमने ऑक्जेंटिक सेल तो पढ़ लिया, ओके। अब हमारी क्या है, चीफ सेल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चीफ सेल का फंक्शन, वो चीफ सेल कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीट कर रही थी, ठीक है। तो चीफ सेल पहले तो हम बना लेते हैं, चीफ सेल, ठीक है। चीफ सेल किसको सिक्रीट कर रही थी? पहला पेप्सिनोजेन, दूसरा क्या था, गैस्ट्रिक लाइपेस, तीसरा क्या था हमारा, रेनिन, ठीक है। तो ये तीन एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा था चीफ सेल। तो अब देखिए पेप्सिनोजेन क्या कर रहा है, पेप्सिनोजेन का फंक्शन देखेंगे। पहला क्या था, पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो ये पेप्सिनोजेन क्या था, अनएक्टिव एंजाइम, जो कन्वर्ट हो रहा था पेप्सिन में। ये देखा है ना आपने, ये कौन सा एक्टिव है, एक्टिव एंजाइम है, किसकी प्रेजेंट में, HCl की। ये तो HCl का फंक्शन था, लेकिन अब ये पेप्सिनोजेन क्यों सिक्रीट हुआ, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में जो एक एक्टिव एंजाइम है, ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन वो क्या करेगा, ये एक एंजाइम है एक्टिव वाला। तो आइए इसको देखें हम, प्रोटीन दिखा है, प्रोटीन, प्रोटीन को कौन, पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, किसमें, पेप्टाइड में। पेप्टाइड क्या होते हैं, देखो प्रोटीन को देखा होगा आपने, क्या है प्रोटीन, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोटीन क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो अम्ल की। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, मतलब चलो पढ़ा नहीं तो पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज आपको बचपन से पता है कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो अम्ल की। मतलब बहुत सारे एमिनो अम्ल कलेक्ट होके एक लंबी सी चेन बना देते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। इसे पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमिनो अम्ल की तो बनी है, एमिनो अम्ल कलेक्ट होके पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड बहुत सारे जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे हमने क्या नाम दिया, पॉलीपेप्टाइड को क्या नाम दिया हमने, प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है मतलब एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे एमिनो अम्ल ऐसे बहुत सारे हैं जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं। तो ये पेप्सिन क्या करेगा, एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड चेन को छोटी छोटी चेन में तोड़ देगा, ठीक है, छोटी छोटी चेन में तोड़ देगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चेन है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे,
पेप्टाइड, ये चीज समझ में आई आपको? क्या फंक्शन है? पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया पेप्टाइड में, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? ये तो हमारा किसका हो गया? पेप्सिन का फंक्शन। और दूसरा हमारा फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज का देख लेते हैं हम, ठीक है। आपको ये नोट करते जाना है और सारे फंक्शंस नंबर से लिखते जाना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज, उसका मैं यहाँ पे बना रही हूँ। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? ये भी एक एंजाइम है, क्योंकि एंजाइमेटिक सिक्रेशन स्लीप सेल करता है। ये क्या करेगा? आपने लिपिड देखा है? लिपिड, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो लिपिड को तोड़ देगा किसमें? डाइग्लिसराइड। किसमें? डाई, जगह नहीं है यहाँ पर, चलो अच्छा हम यहाँ पर ही बना लेते आएंगे। ये चीज समझ में आई? ये तो हमने रफ कर दिया, आपने बना लिया होगा ऐसे। ये किसका? प्रोटीन का हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा? गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं हम, लिपिड, ठीक है। लिपिड को जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, लाइपेज, तो क्या करेगा? अब लिपिड होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड, मतलब एक ग्लिसरीन रहेगा और उसमें 3 फैटी एसिड के ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और ट्राइग्लिसराइड को ही हम लिपिड बोलते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जो लिपिड, गैस्ट्रिक लाइपेज है वो लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देगा किसमें? डाइग्लिसराइड में, मतलब उसका एक फैटी एसिड को रिमूव कर देगा साइड में और क्या बना लेगा? 2, देखो 2 हो गया। 3 का मतलब होता है ट्राई, 2 का मतलब होता है डाई, ठीक है। तो इसे बोलेंगे डाई ग्लिसराइड, ठीक है। ये चीज समझ में, ये हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज का है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्या है हमारा? रेनिन। तो आइए हम रेनिन का देख लेते हैं। थर्ड है हमारा रेनिन। अच्छा, रेनिन क्या करता है? ये सिर्फ ये फंक्शन होता है बच्चों में, ठीक है। ये रेनिन जो है मिल्क को तोड़ देता है। मिल्क को कैसे तोड़ता है? मिल्क को, अब ऐसे थोड़ी मिल्क कैसे टूट सकता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? केसीन, ठीक है। तो केसीन को वो तोड़ता है कौन? रेनिन, ठीक है। तो अभी कैसे तोड़ता है आइए हम देखते हैं। पहला, सबसे पहले क्या आता है हमारा? मिल्क, ठीक है। तो मिल्क को कैसे तोड़ता है? ये रेनिन, ठीक है। तो मिल्क में क्या होता है? कैसीन, ठीक है। तो ये किसको तोड़ेगा? मिल्क को नहीं, कैसीन को, मतलब वो मिल्क को ही ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हम लिख लेते हैं कैसीन, ठीक है। तो कैसीन को कौन? रेनिन पहले क्या करेगा? डायरेक्ट नहीं तोड़ेगा, पहले ये तोड़ेगा ऐसे पैरा कैसीन में, ठीक है। पहले क्या करेगा? ऐसे कैसीन को रेनिन तोड़ देगा पैरा कैसीन में, देन फिर कौन आएगा? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? इसको तोड़ देगा फिर प्रोटीन में। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। और ये बच्चों में क्यों होता है? आपने बच्चों को देखा होगा, वो दूध पीते हैं, ठीक है। जैसे दूध से उनका बॉटल निकला और वो कर्ड में आ जाता है, मतलब दूध अंदर गया और अंदर से जैसे ही दूध डाल देते हैं ना बच्चे, तो वो तुरंत ऐसे कर्ड कैसे बन जाता है, मतलब दही कैसे बन जाता है? क्योंकि बच्चों में ये रेनिन होता है। रेनिन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? कैसीन को सबसे पहले पैरा कैसीन में ब्रेक करेगा और फिर पेप्सिन आके इसे प्रोटीन में तोड़ देगा। तो जब तक वो पैरा कैसीन में आता है तभी वो बाहर आ जाता है, तो कर्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे अंदर रेनिन क्यों वर्क नहीं करता? हमारे अंदर क्या है? डाइजेस्ट करता है कैसीन को। मिल्क तो हम भी पीते हैं ना, तो उस मिल्क में भी कैसीन होगा, ये तो जनरली है, ठीक है। तो कैसीन कैसे टूटेगा? ये हमारे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, मतलब पैनक्रियास से जितने भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है उनकी हेल्प से हमारा कैसीन टूटता है। तो आई होप आज आपने स्टमक के फंक्शंस, मतलब उसके एंजाइमेटिक सिक्रीशन को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये हमने आज क्या पढ़ा है? आज हमने देखा है स्टमक के
बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके हमने पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो आइए पहले तो हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्टमक देखा, स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, उसके हमने पार्ट्स देखे। सबसे पहले क्या आता है हमारा स्फिंक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर, या इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं तो आप देखोगे कि है मैडम ने तो मुझे गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर बताया, लेकिन कहीं कहीं तो मैंने इसको कार्डियक स्फिंक्टर देखा है, मतलब मुझे गलत बताया। नो, दोनों ही सही है। जैसे हमने ऑथेंटिक सेल और पैराइटल सेल पढ़ा, दोनों एक ही है, वैसे इसके भी दो दो नाम है। ठीक है, देन उसके बाद कार्डिया, क्या स्टार्ट होता है स्टमक का दूसरा पार्ट, कार्डिया। फिर सोलन सा पार्ट, उसे क्या बोलते हैं हम, फंडस। उसके बाद बॉडी एंड पाइलोरिक, लास्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब आपने ये चीज देखी होगी, एक चीज, स्टमक में दो दरवाजे थे। जब फूड हमारे स्टमक में आया, किस में आया, स्टमक में, तो यहाँ से दरवाजा लग गया और यहाँ से भी, कहाँ से, नीचे से भी। अब जब दोनों साइड से दरवाजा लग गया तो क्या हुआ, दोनों गेट लगाने के बाद उसमें प्रोसेस स्टार्ट हुई। जैसे मशीन चलती है ना, चक्री, जैसे हमने गेहूं डाल दिया उसमें घड़ 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 ऐसे करके पूरा गेहूं पिस जाता है। ठीक है, वैसे ही खाने को हमें तोड़ना है। तो हमारा फूड स्टमक में कितने टाइम तक रुका था, 4 to 5 घंटे के लिए। ठीक है, जब दोनों गेट लग गए तो उसमें ऐसी क्या प्रोसेस हो रही थी जिसके कारण 4 से 5 घंटे रुका और डाइजेस्ट होके आ गया। तो उसमें एक बहुत जोर से प्रोसेस होती है, जैसे एक मशीन होती है धस 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 करके। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, एक लेयर होती है स्टमक में। कौन सी लेयर, ये आपको हमने बताई नहीं, देख लीजिए। ये मान लीजिए स्टमक है, नॉर्मल तो 4 लेयर होती है स्टमक में, जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है। देख ली थी, क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक प्रोसेस पूरी एलिमेंट्री कैनाल से, इसलिए बीच में एक लेयर होती है मस्कुलरिस में। किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में कैसी लेयर थी, सबसे पहले कौन थी, ये तो होल था, इसे हमने क्या बोलता, ल्यूमेन। ल्यूमेन के बाद ये जो लेयर थी इसे हमने क्या नाम दिया था, म्यूकोसा। फिर देन उसके बाद सब म्यूकोसा, यहाँ पर मस्कुलरिस एंड ये सिरोसा। ठीक है, तो स्टमक, मान लीजिए हमने स्टमक का क्रॉस सेक्शनल निकाला है, और स्टमक के क्रॉस सेक्शनल में एलिमेंट्री कैनाल के जो मस्कुलरिस थी, मस्कुलरिस में एक लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल थे, उनके बीच में एक मसल थी जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल या लेयर, गॉबलेट लेयर। ये क्या करती है, गॉबलेट लेयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कराती है पूरे स्टमक में, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, एकदम धस 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 टाइप से। ठीक है, पूरा खाना पिस के आता है फिर बाहर केमिकली भी। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है आज। तो हमें गॉबलेट सेल का नाम नहीं भूलना है, जो कहाँ होती है, ओनली स्टमक में, नॉट अ पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, सिर्फ ये स्टमक में होगी। अब देखेंगे हम, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हमारा, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, बक्कल कैविटी पढ़ ली, इसोफेगस देख लिया, फेरिंक्स देख लिया, इसोफेगस के बाद हमने स्टमक देख लिया। देन स्टमक के बाद क्या आता है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, लीवर। सुना है लीवर, ये क्या है, ग्लैंड ही तो है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैंड पढ़ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड। तो स्टमक के सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिए, बक्कल कैविटी के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लीवर के एंड पेनक्रियास के। आइए पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और घबराना नहीं है, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, आज हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कल हम फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, और उसके फंक्शंस हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा क्या था, ये स्टमक। ठीक है, क्या है हमारा स्टमक। स्टमक के राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा लीवर, जो जस्ट किसके स्टार्ट होता है, ये क्या है हमारी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, चेस्ट कैविटी जैसे यहाँ पर होती है, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे हमारा स्टमक होता है, जहाँ से हमारी पूरा डाइजेस्टिव स्टार्ट हो जाता है। एंड थोरैसिक कैविटी के जस्ट बगल में उसके नीचे यहाँ पर होता है हमारा लीवर। लीवर कैसा है हमारा, लोब लाइक स्ट्रक्चर। लीवर का बेसिक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो।
2 लोब्स में ये डिवाइडेड है। कौन? लिवर। ये क्या है हमारा? लिवर। ठीक है। अच्छा, हम इसको थोड़े अच्छे से बना देते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है लिवर के। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लीवर है। ठीक है। अब लीवर से एक डक्ट यहां से आएगी, एक डक्ट यहां से आएगी। ठीक है। अच्छा, लीवर करता क्या है? ये हमारे ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ठीक है। आपने सुना होगा, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ग्लूकोज बनता जा रहा है। ठीक है। अब हमारी बॉडी को लिमिटेड ग्लूकोज चाहिए। कितना? लिमिटेड। ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा ग्लूकोज बन गया है तो क्या हम उसे वैसे यूज़ कर लेंगे? हमारे घर में कोई भी चीज़ ज़्यादा आती है, जितना यूज़फुल होती है उतना यूज़ करके हम बाकी स्टोर करके रख देते हैं ना घर में। सेम वैसे ही लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। कहाँ? गॉल ब्लेडर में। अभी गॉल ब्लेडर होता कहाँ है हम ये देखेंगे। ठीक है। तो गॉल ब्लेडर में स्टोर करके रखता है। जब जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तभी इसको निकालते हैं। कैसे पड़ती है? आप तो बोलते हो हम तो हमेशा खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज की जरूरत हम खाने से ले सकते हैं, क्या जरूरत है इसे स्टोर करके रखने की? तो हमारे भारत में बहुत महान लोग हैं, जैसे जो फास्ट रखते हैं। ठीक है। ध्यान से समझना है। अब जब वो फास्ट रखते हैं तो वो क्या खाना नहीं खाते हैं, मतलब फूड नहीं लेते। फूड मतलब न्यूट्रिशन, और उसमें ग्लूकोज, मतलब वो ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अब बोल रहे भैया मैं तो नहीं खाऊंगी खाना। ठीक है। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब मुझे ग्लूकोज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी सेल थोड़ी ऐसी है, मेरी बॉडी के इंटरनल पार्ट थोड़ी ऐसे है कि भैया तुम खाना नहीं खा रहे तो क्या हो, मुझे तो ग्लूकोज चाहिए, मुझे तो एनर्जी देना है, एटीपी देना है हमारी पूरी बॉडी को फंक्शंस के लिए। अब मैंने खाना नहीं खाया लेकिन मैं काम तो पूरा कर रही हूँ। तो इस स्थिति में जो गॉल ब्लेडर है बची हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके रखेगा और फिर वो उसे देता जाएगा, जिससे मेरी पूरी बॉडी में बिना खाए एनर्जी और मेरे सारे फंक्शंस होंगे। ये बात समझ में आई कि जो लोग फास्ट कर रहे थे फिर भी बराबर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी ग्लूकोज है। और वो ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर, नो, कुछ दिनों के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कई सालों तक भूखे रह जाएं, ऐसा नहीं होता, या पूरे साल का स्टोर करके रख लें। ठीक है। तो चलिए ये देखिए, पहले हम इनकी डक्ट पढ़ लेंगे, फिर हम कल जब हम इसका लीवर का पूरा फंक्शन देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेंगे। तो ये जो इस साइड लोब है इसे हम क्या बोलेंगे, और एक लोब इस साइड है, तो इस लोब को, सॉरी डक्ट है, तो इसको डक्ट को हम क्या बोलेंगे? हेपेटिक डक्ट या गट। ये है हेपेटिक डक्ट। ठीक है। तो ये कौन सी है? राइट साइड है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? राइट नहीं है, सॉरी, ये लेफ्ट साइड है ना। ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एंड ये राइट साइड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट हेपेटिक डक्ट। ये चीज समझ में आई? फिर यहां से ये दोनों डक्ट एक हो जाएंगी। ठीक है। ये जो डक्ट एक हो गई हैं, चलो अच्छा हम इसको हम अलग कलर से बना लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ये क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है। अब यहां से जब ये दोनों डक्ट एक हो गई तो इसे हम क्या नाम देंगे? ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ना आपको, इसे बोलेंगे हम कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये चीज समझ में? कॉमन, देखो इसमें अभी अपन ने कोई भी चीज ऐसी नई नहीं पढ़ी है जो आपको समझ ना आए। सबसे पहले हमने देखी जो लेफ्ट साइड से डक्ट निकल रही लेफ्ट लोब से, उसे बोल रहे हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एंड जो राइट साइड से निकल रही है उसे बोल रहे हैं राइट हेपेटिक डक्ट। अब जब दोनों डक्ट सेम हो गई तो इसे हमने क्या नाम दिया? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। तो जो हमारा बाइल निकल रहा है, इससे बाइल निकलेगा, इससे बाइल निकलेगा, यहाँ से बाइल यहाँ स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जहाँ स्टोर हो रहा है इसे हम बोल रहे हैं गॉल ब्लेडर, और जिस डक्ट में ये जा रहा है इसे हमने कौन सा नाम दिया, इसे नाम देंगे हम सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, और फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लेडर में इंटर कर रही थी वाइल को लेके, तो इसलिए हम बोल रहे थे सिस्टिक डक्ट। ठीक है, देन जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ी थी ये इस गॉल ब्लेडर से निकली और ये यहाँ पर जाएगी, तो इसे हम इस डक्ट को क्या नाम देंगे जो गॉल ब्लेडर से निकल चुकी है, इसको हम नाम देंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब ये जो डक्ट है वो कहां पर जाएगी, खुल जाएगी, यहाँ पर एक मोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ये जो बना रही मैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, ये है पैनक्रियाज। क्या है ये, पैनक्रियाज। तो ये जो डक्ट है पैनक्रियाज में जाके खुल गई। ठीक है, अब पैनक्रियाज में बहुत सारी डक्ट होती हैं जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है एंजाइम्स का, तो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में एक डक्ट है, ये तो पैनक्रियाज है, इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसका एक बहुत सुंदर सा एक और नाम है, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसन। क्या बोलते हैं इसे हम, डक्ट ऑफ वीरसन। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन में कि डक्ट ऑफ वीरसन किसे बोलते हैं, तो पैनक्रियाज में जो डक्ट होती है जो सारे एंजाइम्स या वाइल को लेके जाती कलेक्ट करके यहाँ से, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसन। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे कि जैसे हमारा पैनक्रियाज सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है, मतलब इसमें जितने भी सेल्स हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, मतलब बीरों से भरा हुआ एरिया है ये, बीरों से बीर निकलते जाते हैं, इस क्या बोलते हैं एंजाइम्स को लेते हुए, इसलिए बीरों की नगरी है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, डक्ट ऑफ वीरसन। ओके बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। अब क्या देखना है हमें, ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो आ रही है किसमें, डक्ट ऑफ वीरसन में आके कलेक्ट हो गई। ठीक है, अब जब ये इसमें आके कलेक्ट, अरे यार ये मार्क करना चला गया, कॉमन, ये कौन सी डक्ट थी, ये जो आ रही थी कॉमन बाइल डक्ट, किसमें कनेक्ट हो गई, डक्ट ऑफ वीरसन या पैनक्रियाटिक डक्ट में, तो यहाँ से ये एक हो गई दोनों डक्ट। ठीक है, ये डक्ट कैसी हो गई, एक ही आके इसमें मिल गई, तो अच्छे से बना देती हूँ मैं, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये डक्ट जब कॉमन हो गई तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। ये चीज समझ में आई, जब दोनों डक्ट कॉमन हो गई तो इसे बोलेंगे हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। और फिर यहाँ पर एक फिर से एक मोटा सा सोलन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पिंटर। स्पिंटर, तो ये कौन सा स्पिंटर है, हेपेटिक स्पिंटर या फिर स्पिंटर ऑफ ऑडी। ठीक है, इसे स्पिंटर ऑफ ऑडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब आज हमने ऐसी कोई भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं पढ़ी है जो हमें समझ में ना आए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नॉर्मल सा लीवर का प्रोटेक्शन देखा है एंड पैनक्रियाज का, और लीवर से जो डक्ट निकल रही थी उसके नाम देखे हैं एंड पैनक्रियाटिक डक्ट के। ठीक है, तो ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है कि ये भगवान इतनी सारी डक्ट मुझे कैसे याद होंगी, बहुत सिंपल है। हेपेटिक तो याद हो सकता है ना आपको, हेपेटिक में अब जो लेफ्ट साइड है तो उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलेंगे, जो राइट साइड है उसे राइट हेपेटिक डक्ट। फिर दोनों डक्ट जब कॉमन हो गई थी तो उसे कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो कॉमन मतलब जब इसका भी रास्ता और इसका भी रास्ता सेम हो जाए तो कॉमन हो गया ना, तो इसलिए कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक तो नाम अभी भी है, लेकिन जब वो हेपेटिक डक्ट कहाँ पर गॉल ब्लैडर में एंटर कर जाएगी, बाइल को लेकर स्टोर करेगी,
तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो सिस्टिक डक्ट के बाद बाइल को लेके आने वाली डक्ट क्या बोल रहे थे हम, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किसमें, डक्ट और वी संग, मतलब पेनक्रियास की जो डक्ट है उसमें कलेक्ट हो गई थी, जैसे हम क्या बोल रहे थे, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर उसके बाद स्पिंटर बन गया था, तो हम बोल रहे थे स्पिंटर ऑफ ऑडी। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।